हेलो एवरीवन। तो क्लास 10th का हिंदी का एग्ज़ाम 17 तारीख को है। उसी में वर्णिका पाठ का भी अहम है, रोल है। उसी का आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ और लेखक परिचय। आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। देखिए, पहला दही वाली मगम्मा, ये एक कन्नड़ है जिसे इसके लेखक श्रीनिवास जी है। इस कहानी के कथाकार श्रीनिवास है और श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक के कोलार जिला में हुआ था। इस कहानी के अनुवादक B.R. नारायण है। श्रीनिवास का पूरा नाम मास्तिक वेंकटेश अयंगार है। मगम्मा दही बेचने बेंगलुरु जाती थी और मगम्मा का गांव अवलूर के पास था। मगम्मा का गांव कहाँ था? तो अवलूर के पास था। मगम्मा का जन्म कब, श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट देखिए, दही वाली मगम्मा। फिर नेक्स्ट क्या है इसका? मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा था। मगम्मा के गांव के जुआरी का नाम रगरप्पा था। मगम्मा के गांव के रास्ते के कुएं का नाम अमराई का कुआं था। अमराई का कुआं था। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मगम्मा के मखमल के ब्लाउज की कीमत 8 रुपये थी। मगम्मा ने अपनी बहू नजम्मा से कहा, क्यों री राक्षसी, बच्ची को मार दिया। इसका क्वेश्चन देखिए, दही वाली मगम्मा का फर्स्ट क्वेश्चन, मगम्मा अपने बेटे बहू से अलग क्यों हो गई? तो मगम्मा की बहू नजम्मा अपने बेटे को खूब पीटती थी। इस विषय पर अक्सर सास बहू में तकरार बढ़ने लगी। मगम्मा ने तब अपने बेटे से शिकायत की। तब उसका बेटा ने अपनी पत्नी का ही पक्ष लिया। अंत में इस रोज के खटपट से बचने के लिए मगम्मा अपनी बहू से अलग हो गई। फिर नेक्स्ट देखिए, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? या बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? उसकी बहू का नाम क्या था? नजम्मा था ना। हाँ, तो वही ऐसे भी आ सकता है। नजम्मा ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? नजम्मा अपनी सास मगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया था, जिसके बाद उसकी सास मान गई थी। मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो पोते को लेकर था ना। पोते को लेकर बस में रखना चाहती थी, इसलिए दोनों में हमेशा विवाद होता रहता था। रगरप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? तो रगरप्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति
था। यहाँ पे रगड़प्पा होगा, रगड़प्पा। रगड़प्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी था जो कुछ कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ गया था। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दे। दही वाली मगम्मा कहानी का कथाकार मास्तिक वेंकटेश अयंगार है, जिनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोल्लोड़ में हुआ था। वह कन्नड़ साहित्य की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। उनका कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि सभी में महत्वपूर्ण योगदान है। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका 7:30 बजे। आप लोग प्लीज़ देखना नहीं भूलना। 7:30 बजे, इसके बाद 1 घंटा बाद आएगा। पूरा रिवीजन रहेगा हिंदी का, फुल चैप्टर कंप्लीट रिवीजन 7:30 बजे में आएगा। पूरे चैप्टर से रहेगा। मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मगम्मा एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। मगम्मा के साथ एक बेटा, एक बहू और एक पोता भी था। मगम्मा की अपनी बहू नजम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। वे दोनों मगम्मा के बेटे पर अपने अधिकार को लेकर लड़ते झगड़ते थे। कृपया आप लोग नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। कंप्लीट रिवीजन आएगा 7:30 AM पे, अभी 1 घंटा बाद। रगड़प्पा कौन था? रगड़प्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कैसे? मगम्मा का पति उसे छोड़ दिया, किंतु उसने बेटे को नहीं छोड़ा, उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अतः मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। मगम्मा की बहू ने विवाद निपटने में पहल क्यों की? रगड़प्पा गांव का एक जुआरी था जिसे सास बहू के झगड़े के बारे में पता था। रगड़प्पा बार बार उधार मांगता था। मगम्मा पैसे देने को तैयार हो गई थी। इस बात की जानकारी मगम्मा के बहू को हो जाती है। उसे लगता है कि झगड़े के कारण पता नहीं सारे पैसे किसे दे डालूं, इसलिए मगम्मा की बहू ने विवाद निपटने की पहल की। फिर नेक्स्ट देखिए, दाते विश्वास के कहानीकार कौन है? तो सातकोड़ी होता। दाते विश्वास कहानी के लेखक सातकोड़ी होता का जन्म 19 अक्टूबर 1929 को हुआ था। सातकोड़ी का जन्म उड़ीसा के मथुरभंज में हुआ था। इस कहानी के अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का गुणनिधि था। स्वेच्छा सेवक दल गुणनिधि ने बनाया था। बाढ़ आने की खबर सरपंच को बतानी थी। इसकी पात्रा का नाम क्या है? लक्ष्मी है। और इसके ये लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र है, अनुवादक कहानीकार। दाते विश्वास देखिए, विपत्ति अकेले न आकर संग साथियों के साथ आती है।
यह कथन रहते विश्वास कहानी में है। भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे था। ये इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करते थे। यह कहानी उड़िया कहानी है। नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से क्यों नहीं शिक्षा खिसका। नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद भी लोग वहां से नहीं भाग रहे थे, क्योंकि उन लोगों का खेत, घर, बगीचा एवं मवेशी यहीं पर था। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। लक्ष्मण किसका पति था? या लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मण था। ऐसे ही पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी रहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा थी। वह एक बहुत ही साहसी महिला थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि इसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से घर का पूरा खर्च नहीं चल पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी को तहसीलदार के घर पर छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। लक्ष्मी की पारिवारिक परिस्थिति का वर्णन करें। लक्ष्मी रहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा थी। वह एक बहुत ही साहसी महिला थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि इसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से घर का पूरा खर्चा नहीं चल पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी को तहसीलदार के घर पर छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। रहते विश्वास कहानी में आए बाढ़ के हृदयों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। इस कहानी में आए बाढ़ का दृश्य काफी भयावह थी। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है तो उस गांव के सभी फसलें एवं घर डूब जाते हैं। लोगों को रहने के लिए कहीं आश्रय नहीं बचता है। गांव में एक स्कूल था जिसमें लोग अक्सर जाकर रहते थे, परंतु इस बार के बाढ़ में स्कूल की छत में भी पानी था। किसी तरह कुछ लोग जान बचाकर गांव के ऊंचे टीले पर पहुंचे थे। न जाने गांव के कितने लोगों ने इस बाढ़ में अपने परिवार को खो दिया था। रहते विश्वास कहानी की लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करें। लक्ष्मी रहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा है। वह बहुत ही साहसी औरत थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता है। जब उसके गांव में बाढ़ आती है तो वह पूरी कोशिश कर खुद को और बच्चे को यहाँ से बाहर निकालती है। रहते विश्वास कहानी के आधार पर प्रमाणित
करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित है। इस कहानी में तूफान, सुखाड़, तेज बरसात और बाढ़ के बारे में चर्चा है। इसमें दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में सूखा और बाढ़ होता है तो वहाँ के लोगों को कितनी कठिनाइयाँ होती है। यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ की विभीषिका को दर्शाती है। कृपया आप लोग नए हो चैनल पे तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ तक ठीक चल रहा है ना पढ़ाई आप सबका? कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। इसके बाद 7:30 बजे ऑब्जेक्टिव आएगा, पूरा हिंदी का ही लाएंगे। रहते विश्वास कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। इस कहानी का शीर्षक रहते विश्वास बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को तूफान, सुखाड़, भारी बरसात और भयावह बाढ़ का सामना करना पड़ता है कि लोग जो विश्वास भगवान के प्रति था वह भी टूट जाता है। इसलिए इसका रहते विश्वास शीर्षक उचित है। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें। लक्ष्मी रहते विश्वास कहानी मुख्य पात्रा की एक है। वह बहुत ही साहसी औरत थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। जब उसके गांव में बाढ़ आती है तो वह पूरी कोशिश कर खुद को और बच्चे को यहाँ से बाहर निकालती है। लक्ष्मी कौन थी? उसके पति का क्या नाम था? लक्ष्मी रहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा थी। वह बहुत वह बहुत ही साहसी औरत थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। जब उसके गांव में बाढ़ आती तो वह पूरी कोशिश कर खुद को और बच्चे को यहाँ से बाहर निकालती है। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, जो कोलकाता में नौकरी करता था। लक्ष्मी कौन थी वह और उसका घर कहाँ था? कहानी के अनुसार लिखें। लक्ष्मी रहते विश्वास शीर्षक कहानी की एक मुख्य पात्रा थी। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध के नीचे था। रहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? इस कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? रहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम सातकोरी होता है। इस कहानी में उड़ीसा राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। फिर थर्ड चैप्टर आ गया। थर्ड चैप्टर में क्या है आपका? तो इस कहानी के लेखक और कथाकार ईश्वर पिटलिकर है। इस कहानी के अनुवादक गोपाल दास नागर है। मंगू के माँ 4 संतान थी। मंगू के गांव की दूसरी पागल लड़की एक का नाम कुसुम था। मंगू के बड़ी बहन का नाम कम्मो था। मंगू की माँ के लिए अस्पताल एक गौशाला है। माँ मंगू को अस्पताल नहीं भेजना चाहती थी। मंगू की माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था। मंगू के अलावा उसके 3 भाई थे। इस कहानी की अनुवादक कौन थी? गोपाल नागर। और इस कहानी के लेखक और कथाकार कौन है? तो ईश्वर पिटलिकर है। गांव वाले मंगू को अस्पताल भेजना चाहते थे। मंगू को घर से बैलगाड़ी से ले जाया गया। मंगू को अस्पताल छोड़ने में माँ और बड़े भाई गए थे। मंगू की याद में माँ भी पागल हो गई थी। माँ अस्पताल से घर वापस घोड़ा गाड़ी में आई थी।
माँ अस्पताल से घर 10:45 PM 10:45 में आई थी। मंगू की माँ ने अपने बड़े बेटे को पत्र लिखा। माँ कहानी लेखक का क्या नाम है? ये कहाँ के रहने वाले हैं? माँ कहानी के लेखक का नाम ईश्वर पेटलीकर है। वे गुजरात के रहने वाले हैं। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? विचलन करे। माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी क्योंकि माँ को ऐसा लगता था कि उसकी पागल और गूंगी बेटी मंगू का अस्पताल में ठीक से ख्याल नहीं रखा जाएगा। उसे लगता था कि मंगू की सेवा अस्पताल में कौन करेगा। इन्हीं बातों को सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी। कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। जब कुसुम के पागलपन में सुधार देखा गया तो समाज वाले और मंगू के परिवार के लोग भी मंगू की माँ को मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगे थे। लोग कह रहे थे कि यदि कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं। सभी की बात सुनकर माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया और मंगू को अस्पताल भेजने के लिए हाँ कर दिया। मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्य के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। माँ जहाँ अपने पागल और गूंगी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वहीं परिवार के अन्य सदस्य मंगू को घर का बोझ समझते थे। वे चाहते थे कि मंगू को अस्पताल छोड़ दिया जाए या मंगू घर पर ही मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। माँ कहानी के शीर्षक के सार्थकता पर विचार करें। माँ कहानी में एक माँ का अपनी पागल और गूंगी बेटी मंगू के प्रति अथाह प्रेम दर्शाया गया है। माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है कि जब वह अपनी बेटी को अस्पताल छोड़कर आती है तो वह उसकी याद में स्वयं भी पागल हो जाती है। मेरे अनुसार इस कहानी का शीर्षक माँ बिल्कुल उचित है। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील? विचार करें। मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल और संवेदनशील दोनों थे, क्योंकि वहाँ मरीजों का ख्याल अच्छे से रखा जाता है। वहाँ एक दूसरे के दुख को भी समझा जाता है। नर्स लोग भी रोगियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। माँ मंगू की श्रेणी में क्यों मिल गई? कहानी कला की दृष्टि से कहानी का अंत कैसा है, लिखे। मंगू को छोड़ माँ बेटे जब बाहर आए तो दोनों के चेहरे पर शौक के बादल थे। रास्ते भर माँ रोती रही। रात भर माँ यही सोचती रही कि मंगू क्या कर रही होगी। इतनी ठंड में किसी ने उसे कुछ ओढ़ाया होगा या नहीं। मंगू ने बिना आज माँ का बिछावन सुना लगा। बाहर बेटे को भी नींद नहीं आ रही थी। सोच रहा था कि मैं मंगू को अच्छी तरह पालूंगा। सुबह जब चक्की की
आवाज़ शुरू हुआ तो एक चीख सुनाई पड़ी, दौड़ो रे दौड़ो, मेरे मंगू को मार डाला। बेटा चारपाई से उछल पड़ा। माँ मंगू की श्रेणी में मिल गई थी। माँ शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम लिखे। माँ कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम निम्नलिखित है। मंगू की बड़ी बहन। फिर आया 4th चैप्टर। अगर कहानी के लेखक या कथाकार सुजाता है। सुजाता का वास्तविक नाम A.S. रंगराजन है। सुजाता का जन्म 1935 मई 3 को हुआ था। सुजाता का जन्म चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। इस कहानी के अनुवादक K.A. जमुना है। इस कहानी की मुख्य पात्रा पापती है। पापती की उम्र वर्ष 12 थी। पापती के गांव का नाम मुन्नाडीपट्टी था। पापती की अम्मा का नाम वलियामाल था। पापती मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। पापती की मां को कमरा नंबर 48 में सुबह 7:30 बजे बुलाया गया था। बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे। बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद भी पापती को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया था। उसका अस्पताल में बड़े डॉक्टर के अलावे डॉक्टर धनशेखर पाल एवं हेड नर्स मिरांडा थी। बिना इलाज कराए वलियामाल अपनी पुत्री पापती को लेकर वेदीश्वरन मंदिर में मन्नत मांगते हुए वापस अपने घर लौट गई। बड़े डॉक्टर पापती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? बड़े डॉक्टर ने निरीक्षण के क्रम में पाया कि पापती को गंभीर बीमारी है, मेनिंजाइटिस है। वे इसे अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहते हैं, लेकिन किसी कारणवश भर्ती नहीं हो पाता। जब उन्हें यह मालूम पड़ता है तो वे क्रोधित हो जाते हैं और जूनियर डॉक्टर और क्लर्कों को अविलंब पापती को अस्पताल ले आने को कहते हैं। वे जानते हैं कि यदि समय पर उसका इलाज नहीं हुआ तो वह मर जाएगी, इसलिए वे पापती के बारे में पूछताछ कर रहे थे। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा है? इस कहानी का शीर्षक नगर बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जिस प्रकार नगर में पापती के इलाज के लिए उसकी मां को अस्पताल में परेशान किया जाता है, डॉक्टर उसे झूठ बोलकर सुबह आने के लिए कहता है। इस प्रकार यह साबित होता है कि नगर के अस्पताल में बिना घूस लिए कोई कार्य नहीं होता है। पापती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? पापती वलियामाल की पुत्री थी। वह इलाज के लिए गांव से बड़े शहर मथुराई लाई गई थी। 12 वर्ष की थी ना। वलियामाल का चरित्र चित्रण करें। वलियामाल का चरित्र चित्रण करें। वलियामाल इस कहानी की मुख्य पात्र पापती की अम्मा है, जिसके पति इस दुनिया में नहीं थे। वह बहुत ही साहसी थी, क्योंकि वह अपनी बेटी को गांव से लेकर इलाज कराने के लिए अकेले ही बड़े शहर मदुरई चले आती है। यहाँ के अस्पताल में अच्छी व्यवस्था न देखकर वापस अपनी बेटी को लेकर गांव चले जाती है। नगर शीर्षक कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालें।
नगर शीर्षक कहानी की कहानीकार सुझाता है। इस कहानी में गांव की अनपढ़ गरीब किसान महिला वलियामाल और उसकी बीमार तरुणी बेटी पपाती की कथा है। वलियामाल पहली बार अपनी बेटी की इलाज कराने मदुरई शहर के बड़े अस्पताल जाती है। उसे मदुरई नगर की सभ्यता और अस्पताल की प्रणालियाँ इतनी जटिल और उलझी और अमानवीय लगती है कि वह वहाँ लगभग खो जाती है। उसे अस्पताल का वातावरण इतना भयभीत कर देता है कि वह अपनी बेटी का इलाज कराए बिना ही लौट जाती है। अतः अव्यवहारिक जीवन शैली का प्रतीक नगर शीर्षक सार्थक है। वलियामाल ने पपाती के लिए क्या मन्नत मानी? वलियामाल ने पपाती के लिए मन्नत मानी कि पपाती ठीक हो जाएगी तो वैद्येश्वरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रेजगाड़ी भरकर भगवान को भेंट दूंगी। फिर 5 नंबर देखिए, क्या है धरती कब तक घूमेगी? ये राजस्थानी सावर दैया इसे कहानी का धरती कब तक घूमेगी। यह कहानी 3 बेटे 2 रोटी और एक माँ की कहानी है। इस पाठ के लेखक सावर दैया है। यह एक राजस्थानी कहानी है। इसके अनुवादक भी सावर दैया ही है। इस कहानी की मुख्य पात्रा सीता है। सीता के 3 बेटे कैलाश, नारायण एवं बिरजू है। कैलाश की पत्नी राधा, नारायण की पत्नी भावड़ी और बिरजू की पत्नी पुष्पा है। सीता अपने काले उड़ने को देखकर रुआसी हो जाती है। उनके बेटे ने भी सीता को एकाएक महीने खिलाने का नियम बनाया था। जब सीता के बेटे उन्हें एक एक महीने करके सबके यहाँ खाने की बात करता है तो सीता काफ़ी उदास हो जाती है। अंत में उनके बेटे ने सीता को 50 से 50 रुपये प्रति माह देने का नियम बनाते हैं। सीता की स्थिति बच्चों की किस खेल से मिलती जुलती है? सीता की स्थिति बच्चों के माई माई रोटी दे वाली खेल से मिलती जुलती है। बच्चों में से एक जना भिखारिन बनकर बारिशरों के पासवाड़ी से दूर जाकर एक ही बात कहता है, माई माई रोटी दे। उसे उत्तर मिलता है, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? सीता अपने घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग सीता से अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं। ना उनके बेटे ना उनकी बहुएं। धरती कब तक घूमेगी? कहानी के शीर्षक सार्थकता स्पष्ट करें। कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी घटना प्रधान है। सीता अपने बेटे और उसके बहुओं की यातनाएं सहते रहते परेशान हो जाती है। उसे अपना पूर्व का जीवन स्मरण हो जाता है। वह आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखती है और फिर पृथ्वी की ओर देखकर महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं, इनके अलावा भी तो कुछ है और वही अलावे
वाली इच्छा ही तो दुख भोगने का बाध्य करती है। सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी पता नहीं। यही शीर्षक की सार्थकता है। सीता को किस दिन लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। लापसी खाते समय उसे कैसा महसूस होता है। सीता के बेटे ने यह तय किया कि होली के बाद माँ बीमा बारी बारी से सभी के साथ रहेगी। नाहरसिंह जी वाले दिन खाना खाते वक्त सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। लापसी खाते हुए उसे महसूस हो रहा था कि कौड़ गले में अटक रहा है। कौड़ चाय कर खाता है, अपना कौड़ गला में अटक जाता है। सीता का चरित्र चित्रण करें। सीता के तीन बेटे हैं। तीन बहुएं एवं कई पोते पोतियां वाली एक विधवा औरत है, जिसे केवल 2 रोटी के लिए परिवार में यातनाएं सहनी पड़ती है। अकेले बूढ़ी माँ 3 बेटे पर भारी पड़ जाती है। सीता के बेटे माँ की रोटी के लेकर अलग अलग नियम बनाते हैं और अंत में एक दिन सीता घर को छोड़कर चली जाती है। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी है। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो मास्तिक वेंकटेश अध्यंगार। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में। फिर श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलार कर्नाटक में। दही वाली मगम्मा पाठ के अनुवादक कौन है? तो बी आर नारायण। मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। फिर नेक्स्ट देखिए, मगम्मा का विवाद किस किससे था? बहू से था। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा था। दही वाली मगम्मा की भाषा की कहानी है, कन्नड़ भाषा की कहानी है। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती है? पोते के लिए। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? अबलूरू के पास के गांव की। दही वाली मगम्मा शिक्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता डर से किया। हमराई का कुआं कहाँ था? रास्ते में था। मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी? बेंगलोर। क्यों री राक्षसी इस बच्चे से को क्यों पीट रही है? ऐसा किसने कहा? मगम्मा ने। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? बहू थी। रगरप्पा कौन था? जुआरी था। मगम्मा अपना पैसा किससे पास जमा करती थी? माँ जी के पास। मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा था? रगरप्पा ने। मगम्मा से कर्ज कौन मांगता था? तो रगरप्पा मांगता था। घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? मगम्मा ने कहा। मगम्मा ने किस कपड़े के ब्लाउज बनाए थे? मखमल के। मगम्मा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी? तो 8 रुपये। मगम्मा क्या खाती थी? तो पान सुपारी। आप लोग कृपया चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं करेगा हो तो अगला क्वेश्चन कर देना यार, रिक्वेस्ट है। अगला नेक्स्ट लेक्चर 7:30 बजे में आएगा। इसके 1 घंटा बाद 7:30 बजे में अपलोड हो जाएगा। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? दही वाली मगम्मा का। दही वाली मगम्मा पाठ के केंद्र में कौन है? मगम्मा है। रहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? सातकोड़ी होता है। सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? उड़िया। सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को। सातकोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज, उड़ीसा में। फिर किस लेखक। अगला ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर के बाद आएगा 7:30 बजे। आप लोग कृपया इतना देख लीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा
7:30 बजे।